हाल जानना जरूरी। राम मंदिर लैंड डील पर गरमाई सियासत। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर घोटाले का आरोप। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, जमीन खरीद में हुआ घोटाला। विपक्ष का सवाल, 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट का जवाब, सारे आरोप झूठे, बताएं जमीन सौदे के फैक्ट। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा, वास्तविक दर से जमीन बहुत कम कीमत पर खरीदी गई। आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। आरोप से हम चिंता नहीं करते, आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। कांग्रेस की मांग, पूरे मामले की ईडी और सीबीआई से जांच कराई जाए। काले धन को सफेद तो नहीं किया जा रहा, कुछ और तो खेल नहीं हो रहा है, पर जांच करे वही सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसने फैसला दिया था, उसके जो बाकी जजेस बचे हैं। बीजेपी का पलटवार, आरोप लगाने की कांग्रेस की पुरानी फितरत। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा सवाल, आस्था से खिलवाड़ या राजनीतिक दुष्प्रचार? राम मंदिर के नाम पर सियासत काम पर। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी, मैं जानना चाहता हूं ट्रस्ट से, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी और वो जमीन कौन सा सोना उगल रही थी कि आपने 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ले लिया? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। श्री राम जन्मभूमि से विवाद शब्द का सदियों पुराना ताल्लुक खत्म हुआ तो एक और विवाद सामने आ गया। विवाद भूमिका ही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी बेहद हमलावर हैं। आरोप लगाया गया कि जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में अभी खरीदा बेचा गया, वो 10 मिनट में ही 18 करोड़ की हो गई। ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में गड़बड़ झाले की आशंका जताई गई और कागज भी दिखाए गए। हालांकि ट्रस्ट की ओर से कागजों के साथ ही ये स्पष्ट किया गया कि कोई गड़बड़ झाला नहीं है। पहला और दूसरा खरीद बेचान जिन दरों पर किया गया था, कोर्ट का फैसला आने के बाद उसका पंजीयन हुआ और वो खरीद की समय की दरों पर हुआ, इसलिए इतना बड़ा अंतर दिख रहा है। बहरहाल तथ्य विरोधाभासी हैं, लेकिन कांग्रेस समेत आप और सपा इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। तो ट्रस्ट की तरफ से चुनौती दी गई है कि सच्चाई सामने आने के बाद अगर आरोप लगाने वाले माफी भी मांगेंगे तो भी माफ नहीं करेंगे और मानहानि का दावा करेंगे। मामला करोड़ों लोगों की आस्था का है, तो प्राइम डिबेट में आज इस पर चर्चा हम करेंगे। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पंकज जोशी जी जुड़ रहे हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आरसी चौधरी साहब, तमतमाते हुए सपा और आपने जिस तरह से आरोप लगाए कागजों के साथ, उसके बाद कागजों के साथ ही उसका जवाब दे दिया गया, अब जांच की आवश्यकता महसूस करते हैं? जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से आपने एक शब्द कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा ना कोई राजनीतिक है, ना कोई विवाद का है, ना कोई आरोप का है, ना कोई प्रत्यारोप का है। ये इस देश की 130 करोड़ लोगों की आस्था का मुद्दा है। जिन लोगों ने आज भव्य मंदिर की जो परिकल्पना की, जिन लोगों ने अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ के अपना सहयोग दिया, वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो चाहे सोने की ईंटों से करें या किसी दूसरी चीजों से। जिन लोगों की जो आस्था है वो अपनी श्रद्धा से ज्यादा उसके अंदर आहुति देने का प्रयास करता है। जो तथ्य सामने आए, जो भगवान राम का मंदिर एक स्थान के साथ में उनकी मर्यादाओं में है,
जिन भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं हुआ था, वो अपनी मर्जी से गए, वो उनका अपने भाई के प्रति, अपने पति के प्रति कर्तव्य का निर्वहन किया। उन्होंने तो कहा था आप मत चलिए मेरे साथ में, ये सजा मेरे को है तो वनवास मैं भुगतूंगा। तो ये जो सुचिता है, अगर भगवान राम के हम अनुयायी हैं और कुछ पटल पे सामने आया है और 18 मार्च 2021 को 7:10 पे एक सौदा होता है जिसके अंदर कुसुम पाठक और हरीश पाठक से रवि मोहन और सुल्तान अंसारी को जब जमीन का खरीद का सौदा होता है, उसके जो गवाह होते हैं वो होते हैं अनिल मिश्रा जी, जो इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, आरएसएस के पूर्व प्रदेश के कार्यवाहक रहे हैं और आरएसएस के आजीवन सदस्य हैं। दूसरे हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी, जो अयोध्या के महापौर हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े ये तो जानकारी में है चौधरी साहब, ये सब पब्लिक डोमेन में है और इसके ऊपर बहुत बहस भी हो गई है। 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको खाली। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ चौधरी साहब, आपने कहा ना कि ये मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि ये मुद्दा भी अब बचा है कि नहीं बचा है। एक तरफ से कागज दिखाया गया, आरोप लगाया गया, दूसरी तरफ से कागज दिखाए गए और बताया गया कि ये सारे आरोप निराधार हैं। उसके बाद अब ये मुद्दा किन शको शुबहा की वजह से बचता है? किस किस जगह ऐसा लगता है कि नहीं ये झोल हो सकता है, ये झोल हो सकता है, ये बात झूठी हो सकती है, ये बात फैब्रिकेटेड हो सकती है? चौधरी साहब। हाँ, तो फैब्रिकेटेड का कहना चाहूंगा ना किसी दूसरी चीजों का कहना चाहूंगा। अगर आप पाक साफ हैं तो जांच से क्यों डरते हैं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जिस ट्रस्ट का गठन केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ, तो अगर हम साफ हैं तो क्यों नहीं? ये जनता की विश्वास का है, तो जनता के विश्वास के लिए अगर मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी, हाँ। तो हमें, अगर हम भगवान राम के उपासक हैं, अगर उनके विचारों के हम वाक हैं, तो हमारी ये अपने आप में ही बन जाती है कि हम इस प्रदेश की जनता को, जो एक वक्त का अपना खाना भी रोक के और इसमें आहुति दिए, ऐसे लोगों को अगर हम विश्वास नहीं दिला पाएंगे तो हम कैसे अपने आप को राम का उपासक के तौर पे कह सकता हूं? पंकज जोशी जवाब दीजिए। पंकज जोशी जवाब दीजिए। पंकज जोशी बोलिए। देखिए, बड़ी अजीब सी बात थी और मुझे आशीष चौधरी साहब पे जो है एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण और बिना तथ्यों की जानकारी ली, एक राष्ट्रीय पार्टी, और उन्होंने कहा कि 130 करोड़ ही नहीं, पूरे विश्व में जो भारत देश है उसकी जो ख्याति है, जिस भगवान राम के नाम पे आपने केवल एक अपने बयान से जो है खराब कर दी कि वहां पर आस्था के प्रति किस तरह का खेल होता है। केवल आपने ये भी कोशिश नहीं की राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कि हम इसकी जानकारी तो कर लें। आपने 2 ट्वीट किए कम से कम, बहन प्रियंका जी, भाई राहुल जी जाकर के एक बार अयोध्या जाए थे और उनसे पूछ लेते, ट्रस्ट तो ट्रस्ट है ना, 130 वही राम आपके, वही राम हमारे, तो फिर जब राम एक है तो फिर आप में अंतर क्या था? उस ट्रस्ट में दिक्कत क्या थी पूछने में? आप पूछ लेते कि भाई कहां परेशानी आई। अब मैं एक चीज का जवाब देता हूं। 2011 में ये जमीन जो थी वो किसी हिंदुओं की नहीं थी जेपी शर्मा साहब, ये आलम परिवार की जमीन थी, पुश्तैनी जमीन थी जो आलम परिवार के पास है। और आलम परिवार से जो इरफान अंसारी थे, जिसको नंदे अंसारी भी कहते हैं, नंदे अंसारी, कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने बाकायदा 4 मार्च 2011 को जिसके डॉक्यूमेंट जो है, जिस समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए 2011 में, जो उनके लगभग उनकी सरकार होगी, अभी इसकी सरकार होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं थी। 2011 में जो है उस टाइम पर जो है एक सेल डीड बाकायदा जो है तैयार हुई और सेल डीड का बाकायदा उसमें उल्लेख हुआ। उसके बाद लगभग बिल्कुल पूरे 3 वर्ष होने के बाद, क्योंकि 3 वर्ष का जो है सेल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जो है उसमें आनाकानी हो सकती है, वो जो है इनवैलिड हो सकता है। 4 मार्च 2014 को रिव्यू हो जाता है और 4 मार्च के बाद 2017 में रजिस्ट्री भी हो जाती है, बाकायदा रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद उसके जो पेपर्स हैं वो रजिस्ट्री होने के बाद, लेकिन 2017 में ही आलम परिवार के जो एक व्यक्ति थे वहीद आलम, उन्होंने जो है उसको वक्फ बोर्ड की मांग करके उस पर जो है केस दर्ज करा देते हैं और सरकार जो है उस पर स्टे कर देती है। सरकार जो है केवल केस नहीं चलता, स्टे कर देती है कि आप जो है इस जमीन की खरीद फरोख्त आप नहीं करेंगे इसके बाद में, और इसकी जो है ना रजिस्ट्री होगी ना ये होगा। और 2017 के बाद में जब वो 2020 में खत्म होता है तो उसके बाद में, उससे पहले जो है एक एग्रीमेंट जो है, केवल सेल एग्रीमेंट नहीं था लेकिन एक एग्रीमेंट लोगों के बीच में होता है जो बाद में खारिज हुआ उसी पेपर की चेन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति दोबारा से इस जमीन के ऊपर अपना कब्जा या कहीं परेशानी नहीं खड़ी करे, पूरी की पूरी चेन होने के बाद एक ही साथ बाकायदा दोनों की द्वारा रजिस्टर्ड हुई। एक पहले रजिस्टर्ड हुई 2 करोड़ की जमीन को 5 करोड़ 80 लाख की जो डीएलसी बनती थी उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी प्लस इनकम टैक्स जो भी होगा वो जो है वो लोग भरेंगे। उसके बाद 18.5 करोड़ में से लगभग 2017 के बाद आप मानते हैं तो 18.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ यदि उसका जो इंडेक्सेशन वैल्यू हटा भी दें अपन, तो करीबन 15 करोड़ पे जो है 20% सीधा जो है प्लस सरचार्ज, ये करीबन जो है 3 करोड़ से ऊपर बैठेगा। वो इनकम टैक्स और ड्यूटी, क्योंकि भगवान राम का काम था इसलिए कहीं भी
इसमें कोई भी चीज ना सरकारों से ना किसी से भी कोई काम जो है ऐसा नहीं हो कि किसी टैक्स की चोरी कर ली गई या किसी चीज की जो है बचा लिए गए। इसलिए जो है पूरे पारदर्शी पंकज तरीके जी, से इतनी पता नहीं किसी को समझ में आया नहीं आया दर्शक को, मेरे को तो मोटी बात है क्या समझाइए। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि एक तो चैन क्लियर करने के लिए, दूसरी बात मार्केट की वैल्यू आमतौर पर नहीं, हमेशा डीएलसी रेट अलग होती है, मार्केट की रेट अलग होती है। इस पर तो मैं अभी और डिटेल में बात भी करूंगा, अवधेश को से भी सवाल करूंगा। उसका जो डिफरेंस था वो डिफरेंस एक्चुअली आप पर तोहमत बनकर लगा है, क्या ये बात है क्या? नहीं, देखिए जेपी शर्मा साहब 3 रेट है वहां। एक रेट है डीएलसी प्राइस जो है 5 करोड़ 80 लाख रुपए। एक प्राइस है जो है वहां की जो है जिसके ऊपर रजिस्ट्री हुई है 18.5 करोड़। और उसकी वर्तमान वैल्यू वहां पर बताई गई है, जो वर्तमान वैल्यू, क्योंकि कोई भी जो है आज भी कोई वैल्यू पे कुछ दिखता नहीं है। बताइए तो छोड़ दीजिए ना, बताइए तो पता नहीं 50 करोड़ बताई गई है, 100 करोड़ बताई गई है। आप तो मुद्दे की बात यह है इसमें कि 5 करोड़ रुपए डीएलसी है और आपने उस जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो आपने उसका अमाउंट जो है वो बढ़ा करके दिया है, चूंकि मार्केट की रेट वहां इतनी ही है, यही बात है ना? तो ये पैसा कैश में गया है, चेक में गया है? 24.5 करोड़ है, उसे कम में डील करिए, नेगोशिएशन करके कम में डील करिए। ठीक, लेकिन डीएलसी से ऊपर डील की। हाँ। और उसमें 17 करोड़ रुपए का जो है आरटीजीएस से पेमेंट किया है। हाँ। कोई भी जो है जो रूल्स और रेगुलेशन है उसमें कहीं भी कोई जो है छूट और कोई जो है उसमें कंसेशन नहीं था। ठीक है, इस पर बहुत बहस मुबाही से हो चुके हैं हालांकि आरसी चौधरी साहब, लेकिन फिर भी ऐसा क्या ये बात इससे साफ नहीं हो जाती है कि पुराना एग्रीमेंट जितने अमाउंट का था उतने अमाउंट का की लिखापड़ी हुई, रजिस्ट्री हुई, और रजिस्ट्री के बाद में इन्होंने जो मार्केट की रेट थी उसके हिसाब से पेमेंट किया, लेकिन चूंकि चेक से किया, भुगतान सारा चेक के जरिए हुआ, तो किसी तरह का गबन होने की या किसी तरह का पैसा किसी के जेब में चले जाने की कोई गुंजाइश बचती है क्या? हालांकि ये विषय जांच का विषय है और लंबी चौड़ी अगर होती है जांच तो जांच का विषय है, और नहीं तो कम से कम इतना तो है कि इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये शुबहा क्यों बचता है? और वही प्रॉपर्टी 5 मिनट बाद में अवधेश आकोदिया जी को बेच दी जाती है। उस प्रॉपर्टी के भी गवाह आप होते हैं और आप ट्रस्टी। 5 मिनट में ऐसे क्या और अवधेश आकोदिया पत्रकार हैं, CLC हमारी प्रॉपर्टी खरीदने की हैसियत नहीं है भाई। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप ये समझ लीजिए आपकी नहीं है कि रवि मोहन शर्मा और मुख्तार सुल्तान अंसारी 18 मार्च 2021 को उस प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी देते हैं और वो डिजिटल पे है, इसीलिए पता चला है 7:10 पे उसकी 2 करोड़ जमीन की वैल्यू होती है। और उसके गवाह अनिल मिश्रा जी जो ट्रस्टी हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनको मनोनीत किया ट्रस्ट के अंदर, जो आरएसएस के व्यक्ति हैं, और दूसरे ऋषिकेश जी जो मेयर हैं, महापौर हैं अयोध्या के, वो उसके गवाह होते हैं। और वही इस ट्रस्ट को जमीन बिकवान करते हैं और वही जमीन 18.5 करोड़ में बिकती है 5 मिनट बाद में। ठीक जो डीएलसी का हवाला देते हैं, ये तो आप बता दीजिए प्रदेश की जनता को। ये सवाल, हाँ ठीक है, ये सवाल जायज सवाल है कि जांच कराने से परहेज क्यों। मैं आता हूं इस सवाल के ऊपर, लेकिन अवधेश आकोदिया अभी जो बीच में बात आई, देखिए हमारे सिस्टम ने कुछ चीजों को कितना सहज चलन है ना उसको स्वीकार कर लिया है, जिसके बहुत सारे उदाहरण और भी होंगे, लेकिन यहां मौजूद उदाहरण ये है कि हम सब जानते हैं और मानते हैं कि डीएलसी रेट अलग होती है, मार्केट रेट अलग होती है। इतना पैसा 1 नंबर में आता है, इतना पैसा 2 नंबर में आता है, और मैं कह रहा हूं कि सिस्टम इसको जानता है। तो इस आधार पर कह रहा हूं कि इनकम टैक्स जो वैल्यूएशन करता है वो मार्केट रेट के हिसाब से करता है, और इनकम टैक्स देखता है कि इतने की अगर जमीन इसने खरीदी है तो भले ही डीएलसी के पैसे तो इसके पास थे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ा है, फिर इनकम टैक्स की सर्च सर्वे सब कुछ शुरू हो जाता है। तो ये क्या ये नहीं बताता कि हम आंख मूंदे रहते हैं सारी चीजों को जानते हुए भी? अवधेश आकोदिया। जी बिल्कुल जेपी जी, देखिए हम सबको पता है, हम चाहे भले ही खुद सौदे नहीं करते हो, लेकिन आए दिन हम अपने आसपास सौदे होते हुए देखते हैं। जो मार्केट रेट होती है वो अलग है, जो डीएलसी रेट होती है वो अलग है। ये जो अयोध्या वाला मामला है उसमें भी यही हुआ है। जो डीएलसी हमारे यहाँ पर बोला जाता है उसको वहां पर सर्किल रेट बोलते हैं। सर्किल रेट है 5 करोड़ 60 लाख के आसपास। तो उससे ऊपर यदि होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएलसी तो मिनिमम है, उससे नीचे नहीं हो सकती। अब इसमें सवाल यही उठता है कि उसी जमीन की कुछ मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में कैसे रजिस्ट्री हुई जब डीएलसी रेट 5 करोड़ 60 लाख थी? तो उससे नीचे तो नहीं होनी चाहिए ना। भले ही आपका एग्रीमेंट पुराना हो, लेकिन रजिस्ट्री आप जिस दिन कर रहे हैं वो तो उसी दिन की डीएलसी रेट से होगा ना। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। देखिए इसमें सवाल केवल इसका जो टेक्निकल पॉइंट है इनका ही नहीं है। जैसा आपने शुरुआत में कहा कार्यक्रम के कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था
जब पूरे इस विवाद का पटाक्षेप हुआ था तो ये ऐसा लगा था कि ये विवाद अब थम गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो राम जन्मभूमि है उसके साथ और विवादों का चोली दामन का साथ है। उसके बाद जो ट्रस्ट का गठन हुआ उसमें विवाद हुआ, उसके बाद जो मुहूर्त हुआ वहां पे भूमि पूजन का उसमें विवाद हुआ, उसके बाद ये जो जमीन खरीदी गई इसमें विवाद हुआ। इसमें विवाद केवल विपक्ष की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, वहां के रामलला के जो पुजारी हैं वो भी बोल रहे हैं, ट्रस्ट के जो बाकी लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमको विश्वास में नहीं ले गया, कुछ लोग इसमें मनमानी करते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो वाकई में जिस तरह की आस्था रामलला से लोगों की जुड़ी हुई है उस हिसाब से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब इतने दशकों से चला हुआ विवाद सुलझ गया है तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। पंकज जोशी जी, पहला सवाल तो एक अवधेशा को दिया ने किया, उसका जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि डीएलसी रेट अगर 5 करोड़ की है तो 2 करोड़ रुपए में कैसे, पहली रजिस्ट्री 2 करोड़ रुपए में कैसे होगी, वो संक्षेप में बताइएगा, बोलिए। विरल शब्दों में कहता हूं आपोदिया जी, 2 करोड़ में रजिस्ट्री नहीं हुई। जो रजिस्ट्री 2021 में पहली रजिस्ट्री हुई वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए में हुई। 2 करोड़ की वैल्यू लिखी गई, 5 करोड़ 80 लाख रुपए पर स्टैंप ड्यूटी पेमेंट की गई। क्यों? क्योंकि उसकी सर्किल रेट से नीचे रजिस्ट्री करने की पावर नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल है। आपने ठीक। हाँ, ये होता है। लेकिन फिर भी पंकज जोशी, ऐसा कहा जाता है, हम सुनते आए हैं, हम पढ़ते आए हैं। पंकज जोशी जी सुनिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करणीयम। और जहां श्री राम की बात हो रही है तो उन्होंने तो आरसी चौधरी ने शुरू में बात कही, बहुत वैलिड बात कही कि श्री राम ने तो शुचिता के लिए और विश्वसनीयता के लिए खुद परीक्षाएं दी और खुद के लोगों की परीक्षाएं लेकर लोगों को दी कि देखिए सब कुछ सही है। समंतक मणि के बारे में सुना होगा, जब आप श्री राम की बात कर रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। समंतक मणि में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए श्री कृष्ण को कितने पापड़ बेलने पड़े थे, वो भी आपको याद होगा, धार्मिक आख्यान। तो ऐसी स्थिति में जांच के लिए तो खुद आगे आना चाहिए था कि जब इतना बड़ा लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा जो है उसके डिगने का एक खतरा पैदा हो गया है, तो हम खुद आगे आते हैं, हम खुद जांच करवाएंगे, खुद ऑडिट करवाएंगे, लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। पंकज जोशी जी, वो भी जांच कराएंगे, वो सार्वजनिक करेंगे, वो बात अलग है आपकी, वो भी कर देंगे। अब आपको मैं आता हूं, आप मुझे बताइए कि आपने बिल्कुल बात सही की, सारी चीजें कही कि भगवान जो है, भगवान राम जो है मर्यादित थे। आरसी चौधरी जी ने कहा जिस दिन ये हलफनामा दे रहे थे कि भगवान राम काल्पनिक है, उस दिन इनकी आत्मा नहीं जगी। जिस दिन कपिल सिब्बल जो है करके जो राम मंदिर इसके ऊपर तो जिस दिन इन्होंने हलफनामा दिया था उस दिन आप, मैं, आरसी चौधरी या कोई दूसरे बैठे होंगे, लेकिन बहुत विस्तार से बहस हो चुकी है, ये सारे सवाल तो उठ चुके हैं। दत्तात्रेय गोत्र से लेकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा और फिर उन सब चीजों का गायब हो जाना, उस सब के बारे में बातचीत हो चुकी है। आप पर किस किस तरह के धर्म को लेकर के बहुसंख्यकों को अपीज करने के जो आरोप लगते हैं, उन सब पर विस्तार से चर्चा होती रहती है। लेकिन आपने एक राजनीतिक एंगल इसका लिया है, तो मैं अवधेशा को यह सवाल आपसे करूंगा, चूंकि जिनकी बात हो रही है वो यहां नहीं है। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और वो तमाम दूसरे दल, कांग्रेस और भाजपा से इतर, पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक सेफोलॉजिस्ट जो हैं उनकी धारणा ये बनी कि अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट बैंक है, जो कि अभी तक भाजपा के अलावा दूसरी पार्टियों के लक्ष्य पर रहता आया है, उसको लेकर पार्टियों ने यह समझ लिया है कि वो ना तो अब बिखरेगा कि आप AMIMM को खड़ा कर दो और 2 जगह वोट बंट जाएंगे, या कोई स्थानीय पार्टी उभरेगी और उसके पास चले जाएंगे। वो सेटल्ड वोट बैंक हो गया है, वो किसी एक पार्टी को चुनेगा जो उसको सबसे मजबूत दिखेगी, जो सबसे दमदार दिखेगी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, जैसा पश्चिम बंगाल में तृणमूल के साथ हुआ। अब आगे चूंकि उस वोट बैंक पर नजर है, इसलिए आम आदमी पार्टी गुजरात में मोर्चा खोलने जा रही है। समाजवादी पार्टी को पता है कि चुनाव आने वाले हैं, सेटल्ड वोट बैंक के तौर पर मिलेगा तो माइनॉरिटी मिलेगी। तो ये सारी जो बातें निकल कर आ रही हैं, ये तमाम जो घटनाक्रम है, वो क्या इसके इर्द गिर्द ये बातें भी आती हैं, क्या इसके इर्द गिर्द भी घूमता है क्या? बिल्कुल जेपी जी, देखिए आप, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हम सबको पता है कि ये कहा जाता है कि जो दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं वहां पर। तो वहां पर जो चुनाव है और वहीं पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। इतने सालों से है, तो जब ऐसे समय में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस साल में चुनाव हो रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो ऐसे समय में जो विपक्ष वहां पर है, जो चाहे वो समाजवादी पार्टी है चाहे आम आदमी पार्टी है, वो वहां पर बीजेपी को इस मुद्दे को भुनाने से रोकने के लिए ये जो उनको एक मौका मिला है, उसको जोर शोर से उठाना चाहती है। जो दूसरा आपने पक्ष कहा
कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनके बारे में धारणा बना ली गई है कि ये उसके साथ जाएंगे जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा। अब जो बहुसंख्यक वोट है जिनको लामबंद करने में बीजेपी अब तक सफल रही है, उसमें किस प्रकार से सेंध लगाई जाए। तो ये जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति है बीजेपी की, उसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके अलग अलग रणनीति अलग अलग राजनीतिक दल बना रहे हैं। उसी का हिस्सा है कि इतनी एग्रेसिव होके समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही। चलिए, आज की डिबेट का यहीं जय श्री राम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र